और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और ये साउंड्स आपको, स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। ओके, सो इन टुडेज सेशन वी गोना टॉक अबाउट माय 3-year-old सन। 3 साल का बेटा, उसके बिहेवियर को हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या करता है, कैसे कैसे। ही ड्राइव्स मी क्रेजी, राइट। सो ये पूरे दिन पापा पापा करता रहता है। देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, पूरे दिन पापा पापा करता रहता है। तो देखिए, कई तरीके से इस बात को आप बता सकते हैं, किसी को बता रहे हैं तो। सी, ही कीप्स चैंटिंग पापा पापा ऑल डे लॉन्ग। देखिए, चैंटिंग का मतलब ही होता है जपते रहना। ही कीप्स चैंटिंग पापा पापा ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन करता रहता है। ऑल डे लॉन्ग हटा दो, सिर्फ इतना कह के छोड़ दो, ही कीप्स चैंटिंग पापा पापा ऑल डे, राइट। ही कीप्स चैंटिंग पापा पापा थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब ये पूरा दिन, राइट। ही कीप्स चैंटिंग पापा पापा द होल डे। द होल डे का मतलब भी है कंटिन्यूअसली, पूरे दिन। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ऑल्टरनेट्स हम यहां पर देखते हुए चलेंगे कि एक सिचुएशन को कितने तरीके से बताया जा सकता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। सो ही कीप्स चैंटिंग पापा पापा ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन पापा पापा करता रहता है। बिकॉज ही इज ओनली 3 years, वो केवल 3 साल का है, राइट। सो पता नहीं इसे कैसे समझाऊं। अब देखिए, ये सिचुएशन है, हिंदी में हम कह देते हैं पता नहीं इसे कैसे समझाऊं। सिचुएशन आप समझ गए कि मैं उसको मैनेज करने की बात कर रहा हूं कि वैसे ना करे, राइट। लेकिन शब्दों को लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है। आई डोंट नो हाउ टू डील विद हिम। गेटिंग माई पॉइंट। आई डोंट नो हाउ टू डील विद हिम, यानी उसको ये आदत उसकी कैसे छुड़वाऊं, कैसे उसको समझाऊं, राइट। आई डोंट नो हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड भी आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन करके। आई डोंट नो हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी उसको कैसे समझाऊं, राइट। लेकिन आई डोंट नो हाउ टू डील विद हिम, यानी ये समस्या का निवारण कैसे करूं। इसी सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे इस बात को संभालूं या क्या इसका उपाय करूं। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट जब आप कह देंगे, तो इसका मतलब भी वही है कि पता नहीं सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस ढूंढ के लाना है, ना कि लिटिल ट्रांसलेशन करना है। अब अगली सिचुएशन को समझिए आप। ऐसे अजीब सवाल पूछता है जो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसे अजीब सवाल पूछता है जो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। तो हमें सवालों पर, अजीबो गरीब पर एम्फेसाइज करना है। बिल्कुल अपने शब्दों में भी बोला करें। आप अपने सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, इसी बात को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना सेंटेंस। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे आपके सेंटेंसेस तो हम लोग करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहां पे हुई है। ऑलराइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। ओके, सो ऐसे अजीब सवाल पूछता है जो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। देखिए, काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस, अजीब और गरीब मतलब इस प्रकार के काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चन ही आस्क्स रियली पजल में, मेरे को पजल कर देते हैं, राइट। काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस ही आस्क ड्राइव मी क्रेजी। ड्राइव मी क्रेजी का मतलब भी है कि भैया उलझन में डाल देते हैं, राइट। अब स्ट्रक्चर हमको सीखना है, वर्ड ऑर्डर हमको पता होना चाहिए कि ये कितने तरीके से आगे पीछे किए जा सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, ही आस्क काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस। दोबारा सुन के देखिए, ही आस्क काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चंस दैट रियली ड्राइव मी क्रेजी। तो बहुत तरीके से एक सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे तरीके कितने हैं, मैक्सिमम 300 करीबन सिचुएशंस हैं। 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमको सीखने होते हैं। अगर वो आ गए तो समझ लीजिए किसी भी फीलिंग को आप एग्जैक्टली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिस हिसाब से, जिस वर्ड पे आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं सेंटेंस में, राइट। पूरा सेशन देखिए, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स आई बिलीव। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आएगा, राइट। सो खाते पीते सोते हर समय पापा पापा करता रहता है। अब देखिए, उसके बिहेवियर की हम यहां पर बात कर रहे हैं ना, तो बिहेवियर को कई तरीके से बताया जा सकता है। खाते पीते सोते हर समय पापा पापा करता रहता है। तो लिटरल जब हम हिंदी हिंदी के सेंटेंसेस को, वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा सा मीनिंग बदल सकता है। सिचुएशन जब हम ये हिंदी में भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बिहेवियर बता रहे हैं उसका, क्या करता रहता है हर समय, पापा पापा करता रहता है। सी, बिहेवियर को बताने के लिए इवन, इवन लगा के एम्फेसाइज कर दिया, व्हेन इज ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग और डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि इवन व्हेन ही इज ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग और डूइंग एनीथिंग एल्स, और कुछ भी कर रहा हो, ही इज ऑलवेज लाइक पापा पापा पापा। ही इज ऑलवेज लाइक का मतलब हो गया कि उसका ये बिहेवियर रहता है हमेशा। आप ऐसे कह सकते हैं, इवन व्हेन के साथ आप वाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन की जगह पर, इवन वाइल ईटिंग sleeping or drinking or doing anything else, he always keeps saying papa papa papa, right. He is always like papa 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 का मतलब भी वही हुआ कि उसका बिहेवियर ऐसा होता है, he is always like, और जो करता रहता है वो। गेटिंग माय पॉइंट। तो किसी के बिहेवियर को बताने के लिए
लाइक का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे इस सिचुएशन में एक होता है, जैसे कि मैं आपको एक बताने की कोशिश करूं, जब भी मैं बाहर से घर आता हूं, मेरी वाइफ कहती है लाओ मुझे पैसे दो, राइट। अब इसको दो तरीके से बताया जा सकता है। वेन एवर आई रिटर्न होम माई वाइफ सेज गिव मी द मनी, एक तरीका ये हुआ, मैंने उसके शब्द बताए। लेकिन अगर मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा फीलिंग भर के बताना है, सो वेन एवर आई रिटर्न होम माई वाइफ इज लाइक गिव मी द मनी, माई वाइफ इज लाइक गिव मी द मनी, यानी मैं उसका बिहेवियर बता रहा हूं, शब्द नहीं बता रहा हूं। व्हाट द पॉइंट? सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसने नाखून से कुरेद के अपनी नाक पे एक जख्म कर लिया है। इसने नाखून से कुरेद कर अपनी नाक पर जख्म कर लिया है। सी क्या कितने तरीके से बोल सकते हैं? ही स्क्रैच्ड हिज नोज, ही scratched his nose with nail. He scratched his nose with his nail and formed a wound on his nose. Formed a wound on his nose. देखिए जो प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, इनका कोई रूल नहीं होता है। एड लगेगा, ऑन लगेगा, इन लगेगा, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ समझ में आएंगी सुन के, सुनने से ही। इसका ये एक ऑल्टरनेट है, अदरवाइज कोई ऐसा फॉर्मूला या रूल नहीं है जो आप समझ के हर सेंटेंस पे अप्लाई कर दें। एवरी सेंटेंस इज स्पोकन इट्स ओन वे। हर सेंटेंस अपने तरीके से ही बोला जाता है, और उसको सीखने के लिए बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डोंट गेट बोर्ड, बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, राइट। देखिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज़्यादा वीडियोज अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर। 10-12 वीडियोज जब आप देखेंगे तो खुद से आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आने लगेगा। ट्रांसलेशन की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार के सेंटेंसेज हम सुनते हैं उसी प्रकार के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, राइट। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके साथ आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ग्रुप में 300 लोग हैं, अपने अपने टॉपिक्स पे किसी भी मुद्दे पे बात करते रहते हैं, रैंडम सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते रहते हैं, एनहेंस करते रहते हैं। तो जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको रैंडम इंडिविजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। और सिर्फ वहां पे चैटिंग नहीं कर सकते, जब आप थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, एक्टिव दिखते हैं, फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो आप उनके साथ फोन पे बात कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। फोन पे बात नहीं करेंगे, बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फिर आदत नहीं बनेगी सेंटेंसेस को बोलने की, राइट। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप पूरा दिन पूरी रात जब भी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं। जो भी ग्रुप में कंफ्यूजन रह जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस समझ नहीं आते हैं लोगों को, तो ग्रुप में लाइव क्लासेस में आते हैं। वहां पर ग्रामेटिकल रूल्स, उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, लॉजिक, यूसेज, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो 1.5-2 घंटा रोजाना जब आप सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, तो खुद से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। मोस्ट वेलकम है आपका, प्लीज लाइव क्लासेस में आप आइए। बहुत जल्दी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, और आप कॉन्फिडेंटली बोलने लगेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। यू जस्ट नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली, राइट। सिर्फ आदत बनानी है, वो प्रैक्टिस करके हो जाएगी, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो और 15 दिन हो गए, जख्म ठीक नहीं हो रहा है। सो इसने क्या करा? ही स्क्रैच्ड हिज नोज विद हिज नेल एंड फॉर्म्ड ए वाउंड ऑन हिज नोज। अपनी नाक पे उसने जख्म कर लिया है, और 15 दिन हो गए, जख्म ठीक नहीं हो रहा है। जब देखिए समय की बात बताते हैं, 15 दिन हो गए, तो रिपीटेडली सुनते रहेंगे बार बार, तो याद धीरे धीरे याद हो जाएगा कि सिचुएशन कैसे बतानी है। सो इट्स बिन 15 डेज, समय हो गया, इट हैज बिन 15 डेज एंड द वाउंड इज नॉट हीलिंग। वाउंड ठीक नहीं हो रहा है, सो इट हैज बीन 15 डेज एंड द वाउंड इज नॉट हीलिंग प्रॉपरली। यानी कि जो जख्म है, वाउंड मतलब जख्म होता है, सो इट्स बीन 15 डेज एंड द वाउंड इज नॉट हीलिंग। जख्म ठीक नहीं हो रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स बीन 15 डेज एंड द वाउंड इज नॉट गेटिंग बेटर। इस तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन वाउंड के लिए हील वर्ड ज्यादा कॉमन है। सो घर के बाहर किसी की गाय घास चर रही है। अब वो किस प्रकार से परेशान करता है, हाउ ही ड्राइव्स मी क्रेजी। 2-3 क्वेश्चन हैं अजीबो गरीब उसके, थोड़ा सा और 2-4 सेंटेंसेस और हैं। सो घर के बाहर किसी की गाय घास चर रही है, हमारे घर के बाहर हमको बताना है। सर समवन्स काउ इज ग्रेजिंग आउटसाइड आवर हाउस। हमारे घर के बाहर किसी की गाय घास चर रही है। इसी के आगे अगला सेंटेंस है कि अब मुझसे पूछ रहा है ये गाय किसकी है। ये अजीबोगरीब सवाल ऐसे पूछता है कि अब मुझसे पूछ रहा है कि ये गाय किसकी है। सो नाउ ही इज आस्किंग हुज काउ इज दैट। बस धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। देखिए इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ी साबित हो जाती है बाद में चल के। कोई भी एनिमल वगैरह के लिए हम इट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ ही इज आस्किंग हुज काउ इज इट, ये गाय किसकी है। अब
मैं इसे कैसे बताऊं जबकि मुझे खुद नहीं पता। मुझे एम्फेसाइज करना है इसी बात पर, मैं इसे कैसे बताऊं जबकि मुझे खुद नहीं पता, राइट। सो हाउ कैन आई टेल हिम व्हेन आई डोंट इवन नो माई सेल्फ। हाउ कैन आई टेल हिम, मैं इसे कैसे बता सकता हूं व्हेन आई डोंट इवन नो माई सेल्फ। व्हेन आई डोंट इवन नो माई सेल्फ यानी कि जब मैं खुद ही नहीं जानता, सो हाउ कैन आई टेल हिम हुज काउ इज इट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब इसे एक उड़ती हुई पतंग दिख गई। अब इसको एक उड़ती हुई पतंग दिख गई, हमें बतानी है, इसको कुछ और दिख गया, इसका अटेंशन उधर चला गया। सो कई सारी चीजें कही जा सकती है। नाउ ही स्पॉटेड अ फ्लाइंग काइट, he spotted a flying kite, now he found a flying kite, now he saw a flying kite। कई सारी चीजें कही जा सकती है। तो जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे आप कहेंगे, कोई कहेगा he saw a flying kite, कोई कहेगा he spotted a flying kite, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा which word sounds appropriate in this situation, right। ब्रॉड इंग्लिश पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब पूछ रहा है ये पतंग कौन उड़ा रहा है। अब ये पूछ रहा है ये पतंग कौन उड़ा रहा है। सो नाउ इज आस्किंग हु इज फ्लाइंग द काइट। नाउ ही इज आस्किंग हु इज फ्लाइंग द काइट। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम कई बार क्या जवाब देते हैं, मैंने कह दिया कोई उड़ा रहा होगा। अब इस कंडीशन में मैंने भी सिर्फ एक टालने के लिए अंदाजा लगाया है। मैंने कह दिया कोई उड़ा रहा होगा, सो आई टोल्ड हिम देयर मस्ट बी समवन। I told him there must be someone, यानी कि मैंने अंदाजा लगा दिया। I told him there must be someone, कोई उड़ा रहा होगा। Now look at the next sentence। अब कहता है लोग पतंग उड़ाते क्यों हैं। अब कहता है लोग पतंग उड़ाते क्यों हैं। अब देखिए होता क्या है ना, अब कहता है, ये इस प्रकार के जब हम नेचुरली हिंदी बोलने लग जाते हैं तो इसी प्रकार से फिर उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब सिचुएशन समझ के बोलेंगे तो नेचुरली इंग्लिश समझ में आएगी। नाउ ही सेज भी कह सकते हैं। नाउ इज आस्किंग व्हाई पीपल फ्लाई काइट्स। देखिए नाउ ही इज आस्किंग व्हाई पीपल फ्लाई काइट्स, लोग पतंग उड़ाते क्यों हैं। अब देखिए इस तरह के सवालों से, इस तरह के सवालों के जवाब देना बहुत बोरिंग लगता है। अब आपको ये सिचुएशन बतानी है, इस तरह के सवालों के जवाब देना बहुत बोरिंग लगता है। सो आंसरिंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, आंसरिंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी बोरिंग। देखिए रिप्लाई करना भी है आंसर करना, और आंसर करना भी है आंसर करना। बस इसमें छोटी सी चीज याद कर रखनी होती है हमको जब हम आंसर वर्ड यूज करते हैं। सो आंसरिंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी बोरिंग। आप ऐसे कह सकते हैं रिप्लाइंग टू, जब रिप्लाई वर्ड यूज करेंगे तो उसमें टू का इस्तेमाल कर लेंगे। सो रिप्लाइंग टू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी बोरिंग। इस तरीके के क्वेश्चंस को रिप्लाई करना बोरिंग होता है। सो बस यही छोटा सा लॉजिक याद रखना है, आंसरिंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी बोरिंग। नाउ लेकिन मुझे इसके सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन मुझे इसके सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, बट आई हैव टू रिप्लाई टू ऑल हिज क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे हमने रिप्लाई यूज कर लिया है। सो आई हैव टू रिप्लाई टू ऑल हिज क्वेश्चंस, या फिर आई हैव टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। आंसर वर्ड यूज कर लेंगे तो टू वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आई हैव टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, मुझे इसके सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। नाउ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सवाल करना छोड़ दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सवाल करना छोड़ दे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं किसी से कुछ काम नहीं चाहता हूं या चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट हिम। मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट हिम टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। आई डोंट वांट हिम टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। अगर मैं उससे चाहता हूं कि वो सवाल करना छोड़ दे, सो आई वांट हिम टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। उससे नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट हिम टू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाट द पॉइंट। तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।